जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग 59वां क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, चलो इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। और ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। यदि एस प्लस टी भाग यू हो तो एस का यू से क्या संबंध है, हमको इनके मध्य संबंध बताना है। तो सॉल्व करते हैं। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं प्लस वाला कहाँ पे है। प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, मतलब बी क्या होगी, ये माता हो गई, ए पुत्री होगी, तो ये क्या हो जाएगा, टी माता हो जाएगी और एस, टी माता या पिता कोई हो सकता है, लेकिन एस क्या होगी, पुत्री। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, देखो टी, टी क्या हो सकती है, ये या तो माता हो सकती है या पिता हो सकता है। ठीक है, लेकिन एस जो है, एस एस इनकी क्या है, ये पुत्री है। ठीक, पुत्री हो गई। अब अगला कह रहा है ए का बी का पुत्र है। डिवाइड का अर्थ है क्या, ए बी का पुत्र है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब बी कौन है, ए पिता है। तो टी मतलब बी जो है ना, ये पिता हो सकता है या माता हो सकता है। टी भाग यू मतलब क्या होगा इसमें, यू जो है ना, यू इसका पिता होगा या तो माता होगा। तो अब टी का क्या होगा, ये ये इनकी क्या होगी, यू, यू क्या होगा, या तो माता होगी और या पिता होगा। ठीक, अब इनके मत संबंध, इनके मत पूछ रहा है, एस और यू इनके मत पूछ रहा है, इनके मत संबंध पूछ रहा है, एस और यू के मत। तो ये इसके क्या होंगे, एस और यू के मत, ये होगा ग्रैंड डॉटर अर्थात पोती। ये इसकी क्या होगी, ये पोती होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज, ठीक है, इन अ कोड लैंग्वेज इफ बीइंग इज कोडेड एज 25442, द हाउ विल ह्यूमन बी कोडेड एज इन द सेम कोड लैंग्वेज। ठीक है, एक कोड भाषा में बीइंग का कोड 2544 है, तो इस भाषा में ह्यूमन का कोड कोड क्या होगा, ये हमको देखना है। ठीक है, तो अब हमें बीइंग दिया है, तो बीइंग को हम देखते हैं कि पहले देखते हैं इनके अंक कितने, देखो 1 2 3 4 5, पाँच ही हो गए, 1 2 3 4 5, पाँच इधर भी हो गए, तो मतलब ये इन्हीं से बन रहा है एक एक। तो सबसे पहले हम बीइंग लिख लेते हैं, बी ई आई एन और जी, बीइंग। अब बी कितने पे आता है, ये 2 पे आता है। ठीक है, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, और एन कितने पे, 14 पे आता है, और जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको क्या किया, इसको कन्वर्ट किया गया किसमें, 2 5 4 4 2। अब इससे इनको बनाना है तो कैसे बनेंगे ये, अगर हम इसको इससे बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। अगर हम देखें 2, ये सीधे सीधे ले लिया गया 2, ये से क्या किया, ये सीधे सीधे ले गया 2, और इसमें क्या किया, ये भी इसके बराबर कर दिया गया। इसमें इन लोगों ने क्या किया, -5 किया, तब आया 4, और इसमें ये अंतिम पद इसमें लिया गया। ठीक है, तो फिर ये आया 4, और इसमें क्या किया गया, इसमें फिर से -5 कर दिया गया, तब आया। अब अगला हम देखते हैं क्या होगा, ह्यूमन। अब यहाँ पे देख रहे थे ह्यूमन, ह्यूमन का क्या होगा, पहले लिख देते हैं HUMA और N, ह्यूमन। H कितना होगा, ये होगा H8 होता है, U21 होता है, M13 होता है, और A जो होता है 1 होता है, और N 14 होता है। अब हम यहाँ पे देख एक चीज़ का गौर करें तो हम ये देखते हैं, जो संख्याएं 5 तक है, 5 को एज इट इज लिख लिया गया है, अगर उसके ऊपर है तब उनसे 5 को घटाया जा रहा है। तो 5 से ऊपर क्या है, 8 है, 5 से ऊपर 8 है, तो इससे क्या हो गया, 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3। और जो अगर 2 पद है तो इसका अंतिम पद लिया जाए तो इसका क्या होगा, ये
ये 1 हो जाएगा और इसका अंतिम पद 3 हो जाएगा। ये एज इट इज़ लिख लिया जाएगा, ठीक है, और इसका अंतिम पद 4 हो जाएगा, ठीक। अब इससे क्या बनेगा, 31 31 4 देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में 31 31 4, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि जनरल नॉलेज का है। श्री सैलम बांध किस रिवर पर बनाया गया है? श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी पेन्नार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर कुर्नूल आंध्र प्रदेश और महबूब नगर तेलंगाना जिलों के मध्य अवस्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला विद्युत जल उत्पादक केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय का 2 या अधिक अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। इसका ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का 2 या अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में अधिवक्ता रहा हो। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वह भारतीय व्यक्ति भी नियुक्त किया जा सकता है जो किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुका हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं है? ऑप्शन ए बहुत अधिक जानकारी, ऑप्शन बी बहुत कम जानकारी, ऑप्शन सी कोई निहित स्वार्थ नहीं है, ऑप्शन डी भावनात्मक लगाव। तो कौन सा बाधा नहीं है इसमें? तो ये इसका मुझे आंसर नहीं समझ में आ रहा। बहुत कम जानकारी, ये बहुत कम जानकारी, तो इसमें बाधा होना चाहिए निर्णय लेने में, बट इसका ये मुझे एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा। किसी भी प्रभावी निर्णय को लेने में बहुत कम जानकारी का होना किसी विशेष प्रकार की बाधा का कारण नहीं है। बहुत कम जानकारी होगी तो क्या हम निर्णय ले सकते हैं? पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। 64 नंबर, 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट्स कितने होते हैं? ये तो सबको पता, बच्चे को 1024 MB। हम लोग नेट यूज़ करते हैं, 1 GB मिलता है, तो इसमें कितना होता है? 1024 MB तो होते हैं। अगला क्वेश्चन, 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? ऑप्शन ए 249 रुपये 60 पैसे, ऑप्शन बी 349 रुपये 60 पैसे, ऑप्शन सी 449 रुपये 60 पैसे, ऑप्शन डी 549 रुपये 60 पैसे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 249 रुपये 60 पैसा। आज़ादी के समय 1947 में प्रति व्यक्ति आय 249 रुपये 60 पैसे थी, वार्षिक थी, जो अद्यतन बढ़कर 86,668 वार्षिक से अधिक हो चुकी है। एक वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय में उसी वित्तीय वर्ष की जनसंख्या को भाग देने पर देश की जनसंख्या के हिस्से में जितनी धनराशि आती है वह उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। ये हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग 249 से 86,668 पर पहुँच गए, तो हम लोगों का देश कितना आगे बढ़ गया। ये सच बात है कि देश तो आगे, देश की ग्रोथ हुई है, बट इंडिविजुअल अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, प्रति व्यक्ति की बात करें, तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि लगभग शायद टॉप 10%, शायद हाँ यही है, टॉप 10 या टॉप 6% के पास भारत की 90% धन है। मतलब जो रिसोर्सेज हैं, 6 से 10% लोग क्या कर रहे हैं, 90% रिसोर्सेज का शोषण कर रहे हैं, उनके पास धन संकेंद्रण है। और सोचो बाकी 90% में 10% है, तो ये असमानता है। अगला क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी शिव प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन सी
राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है शिव प्रसाद, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता तथा भगवान दास द्वारा की गई थी। वस्तुतः इस संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से की गई थी, किंतु 1995 में इसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ऑप्शन ए यहाँ पैदा हुए थे, ऑप्शन बी ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन सी ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, ऑप्शन डी यहाँ मर गए थे, अर्थात यहाँ निर्वाण की प्राप्ति थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया था। कुशीनगर प्राचीन काल में कुशीनारा के नाम से जाना जाता था, में बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है जहाँ बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, ये उस साल का करंट अफेयर का है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देख सकते हैं कि हम लोगों से पूछा किस तरह जा रहा है। नवंबर 2018 में शहरी आधारभूत संरचना पर दक्षिण एशियाई क्षेत्र सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। ये देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो सम्मेलन हुआ था एशियाई क्षेत्र में, उसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसके बारे में सवाल पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में, यह भी उस टाइम का करंट अफेयर है, विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय बैठक किस शहर में हुई थी। जैसे हम मान सकते हैं ये हमारे काम क्वेश्चन नहीं क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर, बट अब हम ये फिर देख सकते हैं कि विश्व सीमा शुल्क संगठन जो अब करंटली होगा या हमारे करंट अफेयर में जो आएगा नेक्स्ट वाला, उसकी बैठक कहाँ पे होगी, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया के 7 चरणों में पहला कदम है। ऑप्शन है निर्णय की पहचान करना, ऑप्शन बी जानकारी इकट्ठा करना, ऑप्शन सी विकल्प का चुनाव करना, ऑप्शन डी कार्यवाही करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निर्णय की पहचान करना। निर्णय की 7 चरणीय प्रक्रिया में पहला चरण है निर्णय की पहचान करना। इसके अन्य 6 चरण कौन कौन से हैं, देखो पहले हम लोग निर्णय की पहचान करेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसकी प्रमाणिक सूचनाएं एकत्र करेंगे, फिर अन्य विकल्पों की पहचान करेंगे और प्रमाणों की वैधता की जांच करेंगे, फिर वैकल्पों में सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करेंगे, और फिर 5वां होता है निर्णय लेना, और छठा फिर क्या है, निर्णय की समीक्षा करना। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा। यह धीमी गति से काम करेगा, अरे जब हम रैम बढ़ा रहे हैं तो धीमी क्यों होगा भाई, गलत है। या तेज गति से काम करेगा, हाँ ये तो सबको पता है, चलिए आगे भी देखते हैं। या पहले जैसा ही काम करेगा, अगर पहले जैसा काम करता है तो हम रैम क्यों लगवाएं। या काम करना बंद कर देगा, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी। ऑप्शन ए 13.33, ऑप्शन बी 18.33, ऑप्शन सी 23.33, ऑप्शन डी 28.33। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18.33। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 18.33% थी, जो कि 2011 की जनगणना में बढ़कर 74.04% पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए केले का, ऑप्शन बी अमरूद का, ऑप्शन सी आम का, ऑप्शन डी पपीते का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आम का। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि महाराष्ट्र अमरूद का तथा बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश आलू, गन्ना, सब्जियों तथा गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ आम को ही दिया गया है, बाकी भी है, लेकिन ये
डिसाइड करता है कि राइट आंसर कौन सा है, कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक राज्य राजस्थान है, जहां कुल तांबे अयस्क का उत्पादन 53.81% उत्पादित होता है। इसके बाद क्रमशः फिर झारखंड है और मध्य प्रदेश है 18.75%। अगला क्वेश्चन है 2017-18 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई थी? ये भी उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि ये हमसे योजनाएं किस तरीके की पूछ रहे हैं। श्री रामायण एक्सप्रेसवे के भरतखंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है? ये भी उसी टाइम का करंट अफेयर है, ये भी कोई मतलब। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय में स्थापित हुआ था। ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। जैसा कि हम लोग जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जब आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, किंतु 1937 में यह स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मूल्य लेखांकन समीकरण क्या है? ऑप्शन ए संपत्ति बराबर देयता माइनस इक्विटी, ऑप्शन बी इक्विटी बराबर संपत्ति प्लस देयता है, और ऑप्शन सी देयता बराबर संपत्ति प्लस इक्विटी है, ऑप्शन डी संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। मूल लेखांकन समीकरण संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी है। यह लेखांकन बैलेंस शीट का आधार है जो दर्शाता है कि कंपनी की कुल संपत्ति कुल देनदारियां और शेयर धारक की इक्विटी के बराबर है। इसका सही आंसर ये ऑप्शन डी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है सदाचार सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार दर्शाया नहीं गया है? ठीक है, इनमें से आपको बताना कौन सा इसमें नकारात्मक नहीं है। ऑप्शन ए लोलुपता, ऑप्शन बी ऑनेस्टी ईमानदारी, ऑप्शन सी लस्ट अर्थात हवस, ऑप्शन सी है लस्ट, ऑप्शन डी है स्लॉथ अर्थात आलस। तो इसका हमको सबको पता है कि ऑनेस्टी जो है ये नकारात्मक नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सदाचार सिद्धांत के तहत ईमानदारी को नकारात्मक व्यवहार के रूप में नहीं दर्शाया गया है, जबकि लोलुपता हवस और आलस ये सभी सदाचार सिद्धांत के अंतर्गत नकारात्मक व्यवहार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या थी? ऑप्शन ए 926, ऑप्शन बी 936, ऑप्शन सी 946, ऑप्शन डी 956। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 946। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या 946 थी, जो कि 2011 की जनगणना में 943 हो गई है। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन था। हम लोग देखे हैं कि जनगणना से हर साल कुछ न कुछ आते हैं। इस बार भी हमको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद बजट, जनगणना और बजट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन दोनों को ज़रूर से ज़रूर तैयार करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।